अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो है जुलाई सीरीज़ 2021, जो कि एक स्पेशल सीरीज़ हुई थी फॉर इकोनॉमिक्स, ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हुई थी। वही पेपर पैटर्न है, 45 मिनट्स हैं और 30 MCQs हैं। लेट अस चेक कि इसके अंदर हमें क्या डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच चॉइस would be classed as part of the basic economic problem। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई देयर आर अनलिमिटेड wants and there are limited resources to cater to them। सही है भाई, यानी कि there is a problem of scarcity। to use direct taxes rather than indirect taxes, no। to use fiscal, बिल्कुल रिलेटेड नहीं। टू यूज़ लैंड फॉर इंडस्ट्री रादर दैन एग्रीकल्चर, येस बिल्कुल, यहाँ चॉइस इम्प्लाई हो रही है। टू यूज़ टैरिफ्स रादर दैन इम्पोर्ट कोटास, मैक्रो पॉलिसीज़ हैं। ABD जो है वो मैक्रो पॉलिसीज़ हैं। C शुड बी दी करेक्ट आंसर। अब वो कह रहे हैं द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू अ मेजर इंक्रीज इन बाइंग गुड्स ऑनलाइन। सप्लायर्स विद लार्ज वेयर हाउसेज देन डिलीवर डायरेक्टली टू कस्टमर्स। अच्छा जी, हाउ विल दिस अफेक्ट द कैपिटल एंड लेबर एम्प्लॉयड बाय दीज सप्लायर्स। अच्छा जी, भाई सीधी बात है, उन्होंने कहा है कि यूज़ ऑफ डायरेक्ट टेक्नोलॉजी हो रही है। बड़ी बात तो क्या हो रही है, यूज़ ऑफ डायरेक्ट टेक्नोलॉजी। सप्लायर्स विद लार्ज वेयर हाउसेज देन डिलीवर डायरेक्टली, डिलीवर हो रही है तो डिलीवरी के लिए लेबर चाहिए। टेक्नोलॉजी इज़ अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, यानी दोनों ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, मोर एंड मोर। सो द आंसर शुड बी डी पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी विच कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड एज द इकोनॉमी मूव्स अलॉन्ग इट्स PPC फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y। अच्छा जी, देख लेते हैं। पहले ये इतनी, फॉर एग्जांपल ये बना रहा था 10 आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स और 8 आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब ये बना रहा है 8 ऑफ कैपिटल गुड्स और 10 ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि वो जब Y पे शिफ्ट हो रहा है, Y पे जा रहा है, तो वो कैपिटल गुड्स कम बना रहा है और कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बना रहा है। अच्छा जी, दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स तो कम बन रहे हैं, तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमर गुड्स, येस कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं, यही आंसर होना चाहिए। C और D सोशल कॉस्ट की बात कर रहा है, यहाँ सोशल कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 कहते हैं द सिटी ऑफ लिवाइव इन यूक्रेन हैज़ बिल्ड न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल एंड इट नाउ हैज़ फ्लाइट्स टू मोर देन 20 डेस्टिनेशंस। इट इज़ ट्राइंग टू गेट मोर फ्लाइट्स इन एंड आउट ऑफ द सिटी। व्हाट इज़ द पॉसिबल मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मोर फ्लाइट्स। अच्छा जी, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा भाई न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है, इट नाउ हैज़ मोर फ्लाइट्स टू मोर देन 20 आउट डेस्टिनेशन इज ट्राइंग टू। भाई देखिए, जब ज़्यादा फ़्लाइट्स होंगी, ठीक हो गया, तो इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि इसमें लेबर एम्प्लॉयड है और जो इंटरप्राइज खुद है उसकी ख़ुद की इनकम है, प्रॉफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से मैक्रो इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो हम सर्च कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। प्राइस ऑफ एयर टिकट्स विल फॉल, मैक्रो इकोनॉमिक नहीं है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर टूरिस्ट सर्विसेज, भाई देखिए डिमांड हो सकती है लेकिन माइक्रो के बेस पे है, ये मैक्रो हमें देखना है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यस C पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फिर से माइक्रो कॉन्सेप्ट है, हमें मैक्रो सर्च करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज़ फाउंड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होती है। गवर्नमेंट जो होती है वो सुपरवाइज करती है इकोनॉमी को, पब्लिक गुड्स की प्रोविज़न को हैंडल करती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार्केट फोर्सेस से प्राइस मैकेनिज्म के तहत जो है वो अपनी अच्छे गुड्स बनाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स आर प्रोवाइडेड ओनली बाय प्राइवेट सेक्टर, नहीं दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक गुड्स आर प्रोवाइडेड ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर। अच्छा देखिए, यहाँ पे हाँ दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइड ओनली बाय द प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक गुड्स कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करेगी क्योंकि ये इनकी प्राइस चार्ज नहीं हो सकती, फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है। पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइड ओनली बाय द
पब्लिक सेक्टर, यस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कॉजेज द प्राइस ऑफ अ गुड टू इंक्रीज। अच्छा जी, अब हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन। द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉल्स, लेबर फॉल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब फॉल होगी तो प्राइस भी फॉल होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉल्स, सेम केस है इसमें भी। द इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स फॉल, इनकम जब फॉल होंगी तो यार शिफ्ट आएगा, प्राइस फॉल का कोई सीन नहीं बनता। मतलब बनता है, मतलब प्राइस फॉल का सीन बनता है, प्राइस इंक्रीज़ का सीन नहीं बनता। वो कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, तो जब प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट जो फॉल करती है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ टी एंड मिल्क, तो डिमांड विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, डिमांड का शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ गई है। ठीक हो गया, सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ गुड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है डिमांड, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड कर्व कुछ ऐसे होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेज व्हाट हैपेंस टू द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द गुड। अच्छा जी, क्वांटिटी अपनी जगह पे है, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, तो प्राइस आप जितनी भी बढ़ा दें इसके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो इट राइजेज एंड सो द आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द टेबल शोज द डिमांड इन टन्स फॉर अ रॉ मटेरियल बाय 2 मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा जी, which price increase results in the greatest reduction in their demand for the raw material। तो अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा पैटर्न कि डिमांड किस तरीके से रिड्यूस हो रही है। तो पहले देखते हैं 10 to 11। जब 10 to 11 चली जाती है प्राइस, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 100 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 200 का, यानी 300 से डिमांड जो है गिर रही है। 11 से 12 पे देखते हैं तो यहाँ पे वापस आ रहा है डिफरेंस 100 का, यहाँ आ रहा है 100 का, यानी 200 से डिमांड गिर रही है। 12 to 13 पे आते हैं तो यहाँ पे भी 100 की ही डिफरेंस है और यहाँ पे भी 100 यानी 200 से डिमांड गिर रही है। जब 13 to 14 प्राइस हो गई तो यहाँ 100 से गिर रही है और यहाँ 300 से डिमांड गिर रही है, यानी 400 से डिमांड गिर रही है। सो सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट रिडक्शन है वो यहाँ 400 पे है, यानी कि 13 to 14 पे। आंसर शुड बी डी पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट टू अ फर्म प्रोड्यूसिंग बाईसाइकिल्स। ठीक हो गया। द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द बाईसाइकिल्स, बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है भाई? एज आउटपुट राइजेस वेरिएबल कॉस्ट या कॉस्ट जो है उसकी इंक्रीज़ करेगी। ठीक हो गया। तो कंपोनेंट पार्ट्स जो हैं, जितनी आप बाइसाइकिल बनाओगे उतने ज़्यादा आपको पार्ट्स चाहिए होंगे, आउटपुट जितना ज़्यादा बनाओगे उतनी आपको आपकी कॉस्ट जो है बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट पार्ट्स लेने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, यार इंटरेस्ट तो फिक्स्ड होता है। रेंट ऑफ द बाइसाइकिल फैक्ट्री, अगेन एक ही रेंट पे आप क्या नाम है एक फैक्ट्री लोगे। द सैलरीज ऑफ द सीनियर मैनेजर, सीनियर भी फिक्स होंगे, जो सैलरीज हैं वो भी फिक्स्ड होंगी। सो द आंसर शुड बी ए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टेबल शोज डेटा अबाउट अ मैन्युफैक्चरर्स मार्केट। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरर्स टोटल रेवेन्यू इफ इट सेट्स अ प्राइस ऑफ $31। ये काफ़ी आसान सवाल लग रहा है मुझे, क्योंकि प्राइस इंटू क्वान्टिटी डिमांडेड इज़ द रेवेन्यू। यहाँ प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, तो आप टोटल कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। 31 प्राइस यानी 31 पे है डिमांड 9 की, 31 इंटू 9 इज़ 279 एंड डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट माइट बी एन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स ऑफ अ कंपेटिटिव मार्केट बिकमिंग अ मोनोपोली। भाई मोनोपोली की फीचर ये होती है कि मोनोपोली के पास फंड्स ज़्यादा होते हैं, तो इट कैन इन्वेस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उससे जो है सोसाइटी का कोई ना कोई बेनिफिट शायद वो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ होती हैं मोनोपोली, जो पब्लिक मोनोपोलीज होती हैं वो लो कॉस्ट में भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अ हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट,
मोनोपली की फीचर है लेकिन ये एडवांटेज नहीं है कंज्यूमर्स के लिए। लोअर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड, बिल्कुल मोनोपली ऐसे ही करती है लेकिन एडवांटेज नहीं है। हाई बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट, ये भी मोनोपली का फीचर है लेकिन एडवांटेज नहीं है। हायर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज एन एडवांटेज एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। 12 कहता है वाई माइट डेंटिस्ट इन न्यूजीलैंड बी पेड मोर देन द डेंटिस्ट इन द यूएस। लेबर मार्केट का सवाल है, लेबर मार्केट और वेज डिफरेंशियल्स चेक करने हैं हमें। ठीक हो गया। डेंटिस्ट इन न्यूजीलैंड आर हायर इन सप्लाई देन डेंटिस्ट इन द यूएस, नहीं भैया, इससे तो वेजेस जो हैं या जो सैलरीज वगैरह हैं वो कम होनी चाहिए क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। डेंटिस्ट इन न्यूजीलैंड आर इन हायर डिमांड देन डेंटिस्ट इन द यूएस, बिल्कुल सही। अगर इसका डायग्राम चेक करें हम, डिमांड फॉर लेबर 1, डिमांड फॉर लेबर 2, तो ये वेज रेट बढ़ रही है इसलिए वेज ज़्यादा है। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। डेंटिस्ट इन द यूएस आर इन हायर डिमांड। भाई अगर यूएस में हायर डिमांड है तो यूएस में ज़्यादा होनी चाहिए ना, उनको ज़्यादा पे करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऐसा सीन नहीं है। डेंटिस्ट इन द यूएस है स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर, अगर स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर होती तो वो ज़्यादा पे अपने लिए करवा पाते, लेकिन ऐसा सीन नहीं बना, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, थोड़ी सी जगह मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए। अच्छा जी, अब वो कहता है एन इकॉनमी एक्सपीरियंसेस अ रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज एंड देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी about a recovery. The prices of goods continue to fall. How will the behavior of households be affected? भाई सीधी बात है, उनको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो दिस मीन्स इनकम्स आर गोइंग डाउन, ठीक है, यानी स्पेंडिंग पावर गोइंग जो है कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि देयर इज़ अनसर्टेनिटी, यानी आपको ये भी नहीं पता कि आगे आप कमा पाओगे भी या नहीं, आप सर्वाइव कर पाओगे भी या नहीं, इकोनॉमिक इस कंट्री में आप सर्वाइव कर पाओगे भी या नहीं, तो आप बोरो करने से भी गुरेज करोगे और आपको लेंड करने से भी आपको लोग लेंड भी नहीं करेंगे, बात ये है बात, तो बोरोइंग भी कम होनी चाहिए। सो ए सीम्स द सूटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ गवर्नमेंट हैज़ अबैंडन्ड इट्स ओन करेंसी एंड नाउ यूजेस द यूएस डॉलर एज इट्स ओन करेंसी, why would such a policy have been necessary? बताइए, करेंसी या मनी को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो काम करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर अस। अब क्या पता सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे हो गए हों कि वो करेंसी जो है एकदम ही अपनी वैल्यू खो बैठी हो, तो इसीलिए वो करेंसी काम नहीं करेगी। तो जहाँ पे आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये देखें सी पार्ट एकदम यही चीज़ कह रहा है, एंड सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं बाकी एमसीक्यूज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अच्छा जी, सेंट्रल बैंक का क्या, इट इशूज़ करेंसी, यस इट डज। इट ऑफर्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ टू इंडिविजुअल्स, नहीं, ये सेंट्रल बैंक का नहीं होता काम, ये कमर्शियल बैंक का काम होता है। सिमिलरली सी पार्ट भी जो है वो कमर्शियल बैंक का काम होता है और टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है, तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एज वेल एज हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल एंड नेशनल पॉलिसीज, अ गवर्नमेंट ऑल्सो डील्स विद अदर कंट्रीज। अच्छा जी, विच पॉलिसी इज लीस्ट लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल ऑपरेशन। यार ये देखो फॉरेन पॉलिसी की बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा जी, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, वो कह रहे हैं लीस्ट लाइकली, तो ए पार्ट देखते हैं गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। बिल्कुल, ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो यही होता है कि यार वो अपनी फंड्स लेने जाते हैं बाहर, लेकिन ये एक लीस्ट जो है लाभ का भले करे ऑप्शन होती है, ये टू डू लिस्ट में आता है, ये नहीं आता मतलब टू डू लिस्ट में ना, तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी लीस्ट लाइकली, तो हम इसको कर लेते हैं। मिलिट्री डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हाईली लाइकली, बिल्कुल आप जाते हो दूसरी कंट्रीज अपने अलाइज के पास जाते हो टू लाइक साइन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पता नहीं जेट्स का और प्लेन्स का और वेपनरी का, तो ये तो हाईली लाइकली। टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, ताकि डेवलपमेंट बढ़े, ग्लोबलाइजेशन बढ़े, तो ये भी मतलब इज़ हाईली लाइकली, नॉट लीस्ट लाइकली।
ट्रीटीज इन्वॉल्विंग टेरिफ अरेंजमेंट्स, ताकि जो है ट्रेड बढ़े. तो दिस इज ऑल्सो हाईली लाइकली, नॉट लीस्ट लाइकली, एंड सो ए शुड बी दी करेक्ट आंसर. अच्छा जी, 17 कह रहा है विच टैक्स कंबाइंस टू डिज़ायरेबल क्वालिटीज़. भाई टैक्स की क्वालिटी होती है कि हमें पता होता है हाउ मच टू पे और इट इज़ ईजी टू पे, मतलब मुश्किलात ना हो पे करने में. A taxpayer are certain about how much to pay and is it easy to pay? Yes. So A should be the correct answer. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मेरे भाई, what correctly explains the effect of monetary policy measures on macroeconomic aims? अच्छा जी, ए पार्ट देखते हैं. A higher exchange rate will make imports more expensive and improve the balance of payments. यार जब अप्रिशिएट होता है या हाई होता है एक्सचेंज रेट तो imports become expensive, imports become cheaper, import की प्राइसेस कम हो जाती हैं. तो ये तो गलत लिख दिया ना इन्होंने, तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर. एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स विल इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड लीड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंसेंटिव टू बोरो, इंसेंटिव टू सेव जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बोरोइंग जो है मुश्किल हो जाती है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट आर मोर. तो ये भी गलत है. एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी विदाउट स्पेयर कैपेसिटी विल रिजल्ट इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन. बिल्कुल, जब मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा कैश आ जाता है एंड थस दे स्पेंड मोर, एंड सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. डी पार्ट देखते हैं. हायर इंटरेस्ट रेट रिजल्ट इन लेस इनकम फ्रॉम सेविंग एंड देयरफॉर हायर अनएम्प्लॉयमेंट. यार लेस इनकम फ्रॉम सेविंग नहीं यार, सी शुड बी द करेक्ट आंसर. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट बोथ द डिमांड साइड एंड द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी. विच पॉलिसी विल नॉट फोकस ऑन द सप्लाई साइड. यानी ये पूछ रहे कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो सप्लाई साइड पॉलिसी नहीं है. चलिए लेट्स चेक कर लेते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. अच्छा जी, इंकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ अ सप्लाई साइड पॉलिसी. तो यहाँ पे जो है ये गलत आंसर होगा. लोअरिंग टैक्स रेट्स ऑन एक्सपेंडिचर, ओ हो बिल्कुल 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 सप्लाई साइड पे ये नहीं करेगा काम. रीट्रेनिंग द वर्कफोर्स, ये सप्लाई साइड पे करेगा काम, तो ये नहीं हो सकता. सब्सिडाइजिंग द इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी सप्लाई साइड का ही है, तो बी शुड बी दी करेक्ट आंसर. क्योंकि ये जो लोइंग टैक्स रेट्स है ना यार, ये तो गवर्नमेंट का काम है और मोस्टली ये फिजिकल पॉलिसी में आता है. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. कह रहा है व्हाट इज़ नॉट अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो एवरेज इनकम भी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है. बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है. जब इनकम्स बढ़ती हैं तो लोग टैक्स भी ज़्यादा देते हैं, ये भी वही बात है. हायर अनएम्प्लॉयमेंट, ये दिस इज़ नॉट लाइकली एंड सो दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर. क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो या तो एडी शिफ्ट होता है, एडी सॉरी बहुत ही गंदी राइटिंग हो गई, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाती है. ये देखें इस तरीके से. इसका मैं ज़रा नीट डायग्राम बना देता हूँ. ये देखें, तो आपकी रियल नेशनल इनकम बढ़ जाती है, जिसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो एंड सो हायर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. 21 कह रहा है व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली टू कॉज अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. अच्छा जी, एन इंक्रीज इन अ गवर्नमेंट बजट सरप्लस. बजट सरप्लस में क्या होता है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रही है और स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है. ठीक है, तो टैक्सेस आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो होता क्या है, इससे आता है डिफ्लेशनरी इफेक्ट. एडी जो है वो कम हो जाता है एंड सो दिस कैन बी अ राइट आंसर. एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, इससे एडी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर. इंक्रीज इन इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, इससे नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इससे भी एडी बढ़ेगा, दिस कैन नॉट ऑल्सो बी द राइट आंसर. इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे एएस राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी, तो ये भी रॉन्ग आंसर है. 21 का ए इज़ द करेक्ट आंसर. 22 कहता है व्हाट इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन. अच्छा जी, अ फॉल इन इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस.
दिस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपकी एक्सपोर्ट की जो आप गुड्स करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो आप इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस खो देते हो। अ राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल ये एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल इनकम, अनसर्टेनिटी फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, बी पार्ट इज़ द मोस्ट सुटेबल मेरे हिसाब से। 23 कहता है विच मैक्रो इकोनॉमिक एम वुड कॉज द गवर्नमेंट टैक्स द अर्निंग ऑफ द रिच मच मोर देन दोज ऑफ द पुअर। अच्छा जी, फुल एम्प्लॉयमेंट, यार इससे क्या ताल्लुक है कि आप अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे कम टैक्स लगाओ। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होती है तो आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाते हो ना। हाई इनकम्स जिनकी हैं वो टैक्स भी ज़्यादा देंगे। तो यस, दिस एम जो है विल लीड टू अ हायर टैक्स फॉर द रिच एंड लोअर टैक्स फॉर द पुअर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वाई मे GDP नॉट बी अ गुड मेजर टू कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ टू कंट्रीज। अच्छा जी, अभी चेक कर लेते हैं। इट एक्सक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यार इट डज नॉट, इट इंक्लूड्स, इट एक्सक्लूड्स पॉपुलेशन साइज, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें यार, चाइना की जो GDP है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है $73 ट्रिलियन, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई मतलब रियलिटी बेस नहीं है। और कनाडा की है $9 ट्रिलियन ओनली। लेकिन जब GDP पर हेड देखा, पॉपुलेशन को डिवाइड करवाया, तो पता चला चाइना की जो रियल GDP पर हेड है वो सिर्फ $9,000 है और कनाडा की है $45,000, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। तो इस तरह से कनाडा की अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये मिसलीडिंग है, एंड सो बी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द टेबल शोज इंफॉर्मेशन ऑन 4 कंट्रीज, विच कंट्री इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट डेवलप्ड। अच्छा जी, ए पार्ट देखते हैं, इसकी पॉपुलेशन 100 मिलियन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा पहले नंबर से देते हैं। इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 1 2 3 4, इसकी GDP सबसे ज़्यादा है 1 2 3 4, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी ज़्यादा है 1 2 नहीं सॉरी 1 2 3 एंड 4। अच्छा जी, तो 25 का जो आंसर है, अच्छा यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि GDP पर हेड इससे कम होता है। तो अगर हम बी देखें, इसकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, GDP भी अच्छी खासी है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इसकी डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी इसलिए क्योंकि डी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। 1600 में से 1000 अगर आप निकाल लोगे तो इसका तो GDP पर हेड ही इतना कम बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लो इनकम कंट्रीज मेक अप 34% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन बट अकाउंट फॉर जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स। अच्छा जी, व्हाट इज़ द लाइकली रीज़न फॉर दिस लो फिगर? अच्छा जी, हाई इनकम कंट्रीज हैव नो डिमांड फॉर लो इनकम कंट्रीज एक्सपोर्ट्स। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। होती है हाई इनकम कंट्रीज़ को एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए लो इनकम कंट्रीज़ के पास जाना पड़ता है। लो इनकम कंट्रीज एक्सपोर्ट रिलेटिवली चीप प्राइमरी प्रोडक्ट्स। हाँ, हो सकता है। लो इनकम कंट्रीज हैव अ हाई HDI वैल्यू, इससे एक्सपोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मेड लो इनकम कंट्रीज सेल्फ सफिशेंट। लो इनकम कंट्रीज़ के बाद तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है, तो बी इज़ मोस्ट सूटेबल आंसर। अच्छा जी, 27 कहता है व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन एट अ नेशनल लेवल? स्पेशलाइजेशन होगी तो आपकी कॉस्ट जो है कट डाउन होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो। एन इंक्रीज इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यस। एन इंक्रीज इन सोशल कॉस्ट, नो। सोशल कॉस्ट बढ़ेगी तो ये एडवांटेज तो नहीं है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी डिसएडवांटेज है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिसएडवांटेज है। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट MCQs चेक कर लेते हैं।
The recent world recession has resulted in a decrease in spending by tourists visiting the US. How would this be recorded in the current account of the US balance of payments? अच्छा जी, डिक्रीज इन स्पेंडिंग बाय टूरिस्ट विजिटिंग द US. भाई होगा क्या इससे? सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वो कम हो जाएंगी, ठीक है. अ डिक्रीज इन सर्विसेज एक्सपोर्टेड, ये देखें पहला ही आंसर जो है रिलेट कर रहा है. अच्छा अभी 28. अब हम लोग आए हैं सेकेंड लास्ट एमसीक्यू में. मैंने पहले कह दिया था सेकेंड लास्ट वो 28 था. अच्छा जी 29 कहता है अ न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड दैट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्वीडन remained low for 5 months as changes in the rate of exchange meant that Swedish goods became more expensive to buy abroad. What else would be likely to happen? अच्छा जी, the Swedish goods become more expensive to, इसका मतलब ये हुआ है कि एक्सचेंज रेट जो है वो स्वीडन का बड़ा है क्योंकि एक्सपोर्ट्स हैव बिकम एक्सपेंसिव. तो जब ऐसा होता है तो इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस कम हो जाती है जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स बिकम चीपर. ए शुड बी द करेक्ट आंसर. लास्ट एमसीक्यू. अ लार्ज क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हैज़ फैक्ट्रीज इन मोर देन वन कंट्री. What is not a reason why a company might decide to produce internationally? What is not a reason? अच्छा, the availability of raw materials, ये तो एक रीज़न है और इस रीज़न की वजह से वो इंटरनेशनली प्रोड्यूस करेगा. The high cost of transporting finished goods. तो अगर उसकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा है तो वो इंटरनेशनल जा सकता है, तो ये एक रीज़न है. तो ये भी आप कंसिडर नहीं कर सकते. मैं टिक लगा रहा हूँ, जहाँ क्रॉस लगाऊंगा वो आंसर सही होगा. टू इंश्योर दैट वेज रेट्स आर इक्वल इन ऑल फैक्ट्रीज. ये दिस शुड नॉट बी अ रीज़न ना. वो क्यों चाहेगा कि भाई वेज रेट जो है हर फैक्ट्री में इक्वल हो. तो दिस इज़ सूटेबल टू सर्व द लोकल मार्केट्स मोर ईजीली. लोकल मार्केट्स के लिए वो इंटरनेशनल क्यों जाएगा भाई. तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर. एंड सो वी हैव एंडेड दिस पेपर. और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया. और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट अप टिल नाउ. एंड इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग मोर कंटेंट. एंड इकोनॉमिक्स विद MK को सब्सक्राइब करें. MK साइनिंग ऑफ.